हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम कोशिका के विज्ञान में आज हम हस्तलिखित नोट्स पढ़ते हैं। ये तो कोशिका विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम कोशिका और इसकी संरचना, इसके कार्यों तथा इसके विभाजन के विषम अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका और इसकी संरचना, इसके कार्यों, इसके विभाजन के बारे में या इसके विभाजन के विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट हुक और इसे काइटोसेल भी कहा जाता है। स्मॉल रूम, ये बुक है माइक्रोग्राफिया, एक बुक है जिसमें सारी बातों को अध्ययन किया गया है। कोशिका सेल क्या है, मतलब कि ये रॉबर्ट की बुक है। किसकी? रॉबर्ट की बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है। तो कोशिका विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम कोशिका और इसकी संरचना और इसके कार्यों तथा इसके विभाजन के विषय में अध्ययन करते हैं, कोशिका विज्ञान कहलाती है। कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका सेल क्या है? जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है और प्रत्येक कोशिका जैव रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। किससे? जैव रासायनिक पदार्थों की बनी होती है। और प्रत्येक कोशिका झिल्ली, कोशिका कला प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। किससे? प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में जीव द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में जीव द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका खोजकर्ता कौन? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक जिन्होंने 1665 में खोज किया था। कार्क में यह एक मृत कोशिका थी। जीवित कोशिकाओं के खोजकर्ता ये ल्यूवेनहॉक थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में केंद्रक का पता लगाया। तो केंद्रक का पता किसने लगाया था? तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया गया था। 1855 में रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा ये बताया गया कि नई कोशिका का निर्माण शरीर में मौजूद पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं का जो निर्माण होता है शरीर में मौजूद पुरानी कोशिकाओं से होता है। कोशिका का सिद्धांत एडोल्फ तथा श्वान के अनुसार प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कोशिका सिद्धांत की बात में ये बताया गया कि जो प्रत्येक जीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है तथा सभी कोशिकाएं एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं। प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होता है जो इसका मुख्य कार्यकर्ता होता है। प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होता है जो इसका मुख्य कार्यकर्ता होता है। कोशिका का आकार क्या है? सबसे छोटी कोशिका जिसे हम माइक्रोप्लाज्म कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिगन है। सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो है मादा युग्मक होते हैं और मानव में सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक अर्थात शुक्राणु कहलाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन है। मानव में सबसे लंबी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका मादा युग्मक और सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिगन है। कोशिका के प्रकार ये दो प्रकार का, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हैं।
कोशिका के कितने प्रकार, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंतर्गत इनका शरीर केवल एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। बहुकोशिकीय इनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, वे बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, जंतु तथा पादप। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये प्रकृति में सरल अथवा अल्प विकसित होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ये जटिल तथा पूर्ण विकसित होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ये अल्प विकसित केंद्रक हैं, नम्य अर्थात डीएनए बिना हिस्टोन या प्रोटीन के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, तारक काय, अंतर्प्रद्रव्य जालिका इत्यादि जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जटिल तथा पूर्ण विकसित केंद्रक डीएनए और सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये जटिल तथा पूर्ण विकसित होती है। ये पूर्ण विकसित होता है केंद्रक में, केंद्रीय डीएनए पाया जाता है और सभी कोशिकांग में ये उपस्थित होते हैं। राइबोसोम 80S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, और श्वान माइक्रो यूकैरियोटिक में जो होते हैं राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, और श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। वही अगर प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका के रूप में होता है और पतली कोशिका ज्यामिति पाई जाती है। कोशिकीय श्वसन मीसोसोम्स कहलाते हैं। केंद्रक की जो खोज है ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 ईस्वी में किया गया था। एक गोलाकार संरचना होती है जो कोशिका के मध्य में स्थित होता है। यह एक केंद्रक जो है ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में खोजा गया था। यह एक गोल संरचना है जो कोशिकांग के मध्य में स्थित होती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना से घिरी होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करती है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिकांग के सभी क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है। तो केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिकांग के सभी क्रियात्मक कार्यों का नियंत्रण करता है, और केंद्रक में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता। ये प्रोटीन फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। तो केंद्रक में एक द्रव्य पाया जाता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, और इस केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक अम्ल होता है। केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। ये कोशिका विभाजन के मध्य अवस्था तथा पश्च अवस्था के स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हम गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रका कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण तथा राइबोसोम या राइबोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण तथा राइबोसोम्स के निर्माण में सहायक होता है। केंद्रका के खोजकर्ता जो हैं ये फैलिस फोंटाना हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज 1880 में कोलिकर के द्वारा कीटों में देखा गया। इसकी खोज 1890 में अल्टमैन तथा फ्लेमिंग द्वारा की गई थी तथा इसे बायोप्लास्ट कहते हैं या बायोप्लास्ट कहा जाता है। इसका नामकरण 1897 में सी बेंडात के द्वारा किया गया। जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं में वह अनुपस्थित होता है। ये जो है इसका नामकरण 1897 में सी बेंडा के द्वारा किया गया था। ये जीवाणुओं तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। इसमें एक दोहरी झिल्ली वाली
संरचना होती है और इसकी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सतह F0 से F1 कण अथवा ऑक्सीसोम में ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी सतह F0 F1 कण अथवा ऑक्सीसोम में ऊर्जा के एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। लवक, ये जीवाणु कुछ शैवालों तथा कुछ कवकों को छोड़ करके शेष सभी पादपों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक क्या हैं? ये जीवाणुओं और कुछ शैवालों तथा कुछ कवकों को छोड़ करके सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, अर्थात ये शैवालों तथा कवक में छोड़ दिया जाए तो ये सभी पादप में पाया जाता है क्या? लवक। खोजकर्ता थे हैकल ने खोज किया था 1865 ईस्वी में, नामकरण सिम्पर के दिया था 1885 में। तो लवक के खोजकर्ता कौन थे? तो लवक के जो खोजकर्ता थे ये हैकल थे, 1865 में किया था, नामकरण सिम्पर ने दिया था 1885 में। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को वर्णी लवक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक होते हैं और क्लोरोप्लास्ट जो हैं ये हरित लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट अथवा वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट व वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं। ये मुख्यतः फूलों तथा फूलों में पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट अथवा वर्णी लवक जो होते हैं ये मुख्यतः रंगीन लवक होते हैं और ये फूलों तथा फलों में पाया जाता है। ये कीटों को आकर्षित करके पर परागण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। किसमें? ये आकर्षित करते हैं कीटों को और पर परागण की प्रक्रिया में ये सहायक होते हैं। जैसे कि गाजर में कैरोटीन होता है, टमाटर में लाइकोपीन। क्लोरोप्लास्ट व हरित लवक ये हरे रंग का वर्णक होता है। इसका रंग हरा और इसमें उपस्थित पर्णहरिण के कारण होता है। हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसमें उपस्थित पर्णहरिण के कारण ये हरा रंग का होता है। शैवालों के क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोटोकोर कहा जाता है। शैवालों के क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोटोकोर कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट मुख्यतया उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट उन्हीं भागों में पाए जाते हैं जहां पर ये उसी में उपस्थित होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें सिक्के के ढेर की समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे ग्रेना कहा जाता है। इसमें जो होते हैं सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे ग्रेना कहा जाता। किसी एक क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम की संरचना 40 से 60 होती है। प्रत्येक ग्रेनम के चपटी संरचना को थाइसोफाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? थाइसोफाइट। प्रत्येक ग्रेनम में एक दूसरे से लैल्मा के द्वारा जुड़ी होती हैं। क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट का अपना एक डीएनए होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। अंतःप्रदब्धी जालिका
अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर के द्वारा 1945 में किया गया था। यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों के आरबीसी को छोड़कर के सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सक्रिय कोशिकाओं अर्थात जिनमें प्रोटीन, वसा, हार्मोन इत्यादि का संश्लेषण होता है वह अधिक विकसित होता है। यकृत अथवा अग्नाशय। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसके दो भाग होते हैं। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर इसके दो भाग होते हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रोटीन का संश्लेषण। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रोटीन का संश्लेषण। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, वसा का संश्लेषण। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। एक खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कार्य। यह एक कोशिका वो दूसरी कोशिका से संबंधित रखती है। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका से संबंधित रखती है। यह कोशिका में कंकाल की तरह कार्य करता है, मतलब ये कोशिका में कंकाल की तरह कार्य करता है तथा इसे यांत्रिक सहारा प्रदान करता है कि ये केंद्र के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कर रखता है। इसे अंतःकोशिकीय मार्ग कहा जाता है। गाल्जी गाय क्या है? गाल्जी गाय की खोज जो है ये कैमलो गाल्जी के द्वारा किया गया था। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों के आरबीसी को छोड़ करके शेष सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये चपटी मुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। ये चपटी मुड़ी हुई थैलीनुमा संरचना होती है। गाल्जी काय को लाइको या लाइपोकाइंड्रिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइपोकाइंड्रिया गाल्जी काय को कहा जाता है। और पादप कोशिकाओं में इसको डेक्टियोसोम कहा जाता है। पादप कोशिका में इसको डेक्टियोसोम और इसका मुख्य कार्य विभिन्न एंजाइमों का श्रावण करता है। इसका जो मुख्य कार्य है विभिन्न एंजाइमों का श्रवण करते हैं और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा बनाए पदार्थों प्रोटीन, वसा को पैक करती है और ये लाइसोसोम्स के निर्माण में सहायक होती है। तो कौन सहायक होता है? गाल्जी काय। गाल्जी काय जो होता है ये लाइसोसोम्स के निर्माण में सहायक होती है और लाइसोसोम्स एक्रोसोम्स के निर्माण में भी सहायता करता है। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका पट्टी के निर्माण में सहायक है। कोशिका विभाजन के समय ये कोशिका पट्टी के निर्माण में सहायक है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस अर्थात ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। किसी गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम्स खोजकर्ता। राइबोसोम्स के जो खोजकर्ता हैं ये पैलाडे हैं जो 1955 में इसकी खोज किया था। आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका में बिखरी अवस्था में तथा कोशिका द्रव में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जब ये समूह में पाए जाते हैं तो इन्हें पॉलीसोम्स अथवा पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। जब ये समूह में पाए जाते हैं तो इन्हें पॉलीसोम्स अथवा पॉलीराइबोसोम्स कहा जाता है। राइबोसोम्स के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70S प्रकार का होता है जो दो भाग में बटा होता है, 30S और 50S में। वही यूकैरियोटिक कोशिका भी जो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का होता है जो दो भाग में बटा होता है। एक है 60S, दूसरा है 40S में। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसीलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम्स का निर्माण केंद्रिका में होता है। तो राइबोसोम्स का निर्माण कहाँ पर होता है? तो केंद्रिका में। लाइसोसोम्स के खोजकर्ता डी डुबे 1955 में किया था। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है।
इसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। जब ये फटते हैं तो इनमें मौजूद जल अपघटनीय एंजाइम्स विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा नष्ट कर देते हैं, इसीलिए इन्हें आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये बहुकोशिकीय तथा अंतःकोशिकीय पदार्थों के पाचन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह कोशिका के विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम्स, इसके खोजकर्ता टी बावरी 1888 में किया था। यह एक गोलाकार संरचना है जो केंद्रक के बाहरी सतह पर स्थित होता है। ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन में ये ध्रुवों तथा तर्कु तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। कोशिका विभाजन में ये ध्रुवों तथा तर्क तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। गुणसूत्र, गुणसूत्र शब्द सर्वप्रथम वाल्डेयर के द्वारा 1888 से 89 में दिया गया था। इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक भी कहा जाता है। कोशिका क्या है? कोशिका जो है अंतरावस्था और विभाजन अवस्था, ये क्रोमेटिक धागे के होता है और विभाजन गुणसूत्र में होता है। ये केंद्रक में धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो कोशिका होता है ये केंद्रक में धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन कहा जाता है। कोशिका विभाजन मध्यावस्था तथा पश्च अवस्था में यह पूर्ण गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र बिंदुसूत्र के आधार पर मध्य केंद्रीय गुणसूत्र जो होते हैं बिंदु बीच में, जिसमें दो बार की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। उप मध्य बिंदु गुणसूत्र बिंदु थोड़ा ऊपर हो जाता है, जिससे कि एक ओर की भुजा थोड़ी बड़ी तथा दूसरी ओर की भुजा थोड़ी चौड़ी हो जाती है। अग्र बिंदु गुणसूत्र बिंदु एक ओर अधिक खिसक जाता है। परिणाम स्वरूप एक भुजा अधिक लंबी तथा दूसरी भुजा अधिक छोटी हो जाती है। अंतः केंद्रीय गुणसूत्र के केवल एक ओर की भुजा ही दिखाई देती है। इन्हें हम अंतः केंद्रीय कहते हैं। कृषि के आधार पर गुणसूत्र दो होते हैं। एक दैहिक कायिक गुणसूत्र जो 22 जोड़े होते हैं और दूसरा है लैंगिक गुणसूत्र ऑलोबसोम्स, ये एक जोड़ी का होता है। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख जीव तथा उसमें गुणसूत्रों की संख्या, जैसे कि गोल कृमि में 2 गुणसूत्र होते हैं, मच्छर में 6 गुणसूत्र, मटर में 14 गुणसूत्र, प्याज में 16, मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं, चावल में 24, मेढक में 26 गुणसूत्र, सूर्यमुखी में 34 गुणसूत्र, चूहा में 42, मनुष्य में 46 गुणसूत्र, आलू में 48 गुणसूत्र, कबूतर में 80 और गोल्ड किस में ये 100 गुणसूत्र होते हैं। सर्वाधिक गुणसूत्र की संख्या फर्न के पौधे में पाई जाती है। 1262 में इसकी खोज किया गया था। इसी के साथ ये जीव विज्ञान की नोट्स भी यहीं पर समाप्त होता है। अर्थात ये जीव विज्ञान हस्तलिखित नोट्स की ये लास्ट क्लास थी। कौन सी क्लास? ये लास्ट क्लास थी जीव विज्ञान की। तो अब हम किसी एक नए नोट्स में मिलेंगे और आपको जीव विज्ञान के नोट्स को बार बार क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, जिससे कि इसके सारे नोट्स में जो भी लिखा है आपको अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए मिलते हैं किसी एक नए बुक और नए नोट्स यादें जब तक। और मैंने KBS की यहाँ से KBS के लिए हमने रिमझिम बुक को भी पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।